नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। 10 तारीख है और मुझे लगता है कि अगले 10 दिन और विश्लेषणों का दौर चलेगा कि कौन क्यों जीता, कौन क्यों हारा। जीतने वाले के गुण और हारने वाले के अवगुण, इनके ऊपर बहुत बहस चलेगी। भिन्न-भिन्न लोग अपनी-अपनी जगह अपनी सफाई दे रहे हैं। जो जीत गए हैं वो क्रेडिट ले रहे हैं और जो हार गए हैं वो अपनी कमियों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ श्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह हैं, आप इनसे बहुत परिचित हैं। अखिलेंद्र प्रताप सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विश्लेषक हैं और खासकर गरीबों के बीच में काम करते हैं। अखिलेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आपका नमस्कार। आपका विश्लेषण क्या है इस रिजल्ट के ऊपर जो उत्तर प्रदेश के सहित बाकी 4 राज्यों में आया? हम इन मुख्यतः उत्तर प्रदेश के ऊपर बात करें। 5 राज्यों में मैं समझता हूं कि 2 राज्य विशेष हैं, एक उत्तर प्रदेश और पंजाब। ऐसे अगर उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है, वहां के भी चुनाव का महत्व है, वहां के भी राजनीतिक जो प्रभाव रहे हैं उन सब चीजों का महत्व है। लेकिन मैं समझता हूं कि इन 2 राज्यों पर, इनके चुनाव परिणामों पर ज्यादा चर्चा हो तो बेहतर है, उत्तर प्रदेश और ठीक है। पंजाब। तो मैं अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बात करूंगा। जी। आपके इस पहले के जो हमारे इंटरव्यूज थे, वक्तव्य थे, उसमें मैंने ये बात रखी थी कि दरअसल बहुत 2 तरह का नजरिया है लोगों का। सोशल कोलिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो भाजपा का कोलिशन बड़ा है और अखिलेश का जो सोशल कोलिशन है वो उतना बड़ा नहीं है। बिल्कुल। और लेकिन जो एक नया पहलू इसमें आया है और वह जी। मैंने खास तौर पर रखा था कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, नई जी। आर्थिक नीति के जो प्रभाव पड़े हैं उसका जो परिणाम है, उससे जो विक्षोभ और गुस्सा हो रहा है, यही इस चुनाव की मुख्य प्रवृत्ति है। इस पर चर्चा नहीं हो रही। और आज भी मैं जब चुनाव का परिणाम आ गया तो मैंने अभी उत्तर प्रदेश का खास तौर पर जो गौर किया तो जी। मैंने ये देखा कि पहले जो सामाजिक शक्तियां, जातीय समूह बीजेपी के साथ थे, वो जी। मोर और लेस या कहिए कुछ जगह ज्यादा बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। जी। तो एक हमारा ये मानना था कि अपर कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और गैर जाटो, गैर चमार जो दलित जातियां हैं, उनका बीजेपी का उनके ऊपर प्रभाव है। और अभी भी जो हमको रिपोर्ट मिल रही है अखबारों में भी, जो मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूँ, उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि उसमें कोई बहुत बड़ा छीजन या बिखराव नहीं रहा है, कुछ जगहें छूट-फूट रही। अखिलेश की जो मुख्य ताकत मैंने देखी, वह ताकत इसी विक्षोभ समूह का है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लिबरल इकोनॉमी से जो लोग प्रभावित थे। मैं आज भी ये मानता हूं कि ये अखिलेश की चालक ताकत थी, इन्होंने ही माहौल बनाया। और जैसे हम 2 जिलों का बैलेट पेपर में वोटिंग का पैटर्न देख रहे थे, एक लखनऊ और इलाहाबाद, तो दोनों जगह हमने देखा कि बैलेट पेपर में अखिलेश की बढ़त थी। तो इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों का समूह और इस तरह के नौजवानों में भी जो उत्साह था, वह समूह अखिलेश के साथ खड़ा हुआ। सामाजिक समीकरण अखिलेश का या गठबंधन का उतना मजबूत नहीं रहा। किसान आंदोलन के बारे में भी कई व्याख्याएं हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं जो किसान आंदोलन का हब था, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, तो वहां हमने देखा कि 12 सीटों में
महज 4 सीट ही बीजेपी ले जाने के में सफल हुई है, जबकि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट वहां बीजेपी के साथ इंटैक्ट था, राजपूत समूह पूरी ताकत से था, और साथ ही साथ जाटों का भी करीब 40% जो मुझे रिपोर्ट है, जाटों ने भी बीजेपी को वोट वहां किया, और इसीलिए करीब लगभग 48-49% या लगभग 50% के बीजेपी को वहां पर वोट मिला। यहां भी हम देखते हैं जो समूह है लोध का, या जहां माने यादव लैंड बोला जाता था, वहां भी बीजेपी का परफॉर्मेंस सपा गठबंधन से बहुत बेहतर रहा है। और लेकिन जहां मैं पहले भी कहता था कि पूर्वांचल खास तौर पर बनारस से लेके बलिया, यह जो पूरा जोन था, जो कभी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आंदोलन का गढ़ हुआ करता था, उसने एक चेतना का प्रदर्शन किया, और कुछ जिलों में पूरी तौर पर बीजेपी का सफाया हो गया। जैसे गाजीपुर में बीजेपी कुछ नहीं पाई, आजमगढ़ में कुछ नहीं पाई, अंबेडकर नगर में भी वह उस लेवल पर नहीं चल पाई, मऊ वगैरह में कुछ छिटफुट वोट उसको, कुछ सीट्स बीजेपी को मिली हैं, बलिया में भी मिली हैं, लेकिन मोर और लेस यह जो एक जोन था, इस जोन ने बीजेपी को पछाड़ने का काम किया। तो अगर पूरे उत्तर प्रदेश में 7वें राउंड की बात आप देखिए, तो पूर्वांचल बीजेपी को कड़ी टक्कर दिया है, जहां एक चेतना है, ये एक प्रतिरोध संघर्ष है जो बीजेपी को उस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा। तो हमारा जहां तक यह मानना था, जो हमारा मूल्यांकन था, और बाद में भी हमने देखा, मैंने सपा अमूमन 21-22% वोट सपा को एमएलए या जो विधानसभा चुनाव है उसमें मिलते रहे हैं। इस बार अगर हम उनके ट्रेडिशनल और कोलिशन के वोट को देखें, तो मैं इसको अगर कह सकता हूं कि चलो भाई वो 24-25% है, क्योंकि मुसलमानों ने यूनिफाइड ढंग से दिया, 83-84% लोगों ने कहा, मुस्लिम्स ने दिया, पहले भी 67-68% सपा को मिलता था। तो ये जो 10-12% जो इनको 36 पर ले जाता है गठबंधन को, यह तो दरअसल वही चालक शक्तियां हैं जो लिबरल इकोनॉमी के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं, जो उसके खिलाफ लड़ रही। यही वो खतरा है जो बीजेपी के लिए 2024 में भी, अगर इसको ठीक से उनके सवालों को खड़ा किया जाए, तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जो एनडीए गठबंधन के लिए बनेगा। एनडीए के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बनेगा। और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं कभी अखिलेश की जो राजनीतिक दिशा थी उससे मैं बहुत सहमत नहीं था। शुरू से ही मैं इन प्रश्नों पर क्रिटिकल व्यू रखता था कि जब लोग, चाहे सीए रहा हो, चाहे कोई भी आंदोलन रहे हो, उसको एक फॉर्मल सपोर्ट का भी जो प्रेजेंस होना चाहिए, वो सपा की तरफ से नहीं दिखा। बावजूद इसके लोगों ने सपा को चुना। कांग्रेस और बसपा गायब हो गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, जो मायावती या जो लोग ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया, तो मुस्लिम वोट अमूमन सपा को ज्यादा ही पड़ता था कांग्रेस की तुलना में, बसपा की तुलना में। मोर देन 60% माइनॉरिटी वोट जाती थी सपा के साथ। तो यह कोई इतना बड़ा, अगर 67-68% पाते थे, इस बार 83% पाए हैं, ये यूनिफिकेशन का परिणाम। जो बात इन दलों को नोट करना चाहिए, जो इनको सपोर्ट नहीं मिला, मायावती का अभी भी जो कोर वोट है, जिसको हम अमूमन कहते हैं कि चमार और जाटो वोट है, वो 11% 12% के लगभग है, और उत्तर प्रदेश में आज भी उन्होंने 12 पॉइंट कुछ परसेंट वोट पाया। तो इसमें कोई बहुत बड़ा छिजन हमको नहीं दिखता है, इसमें कोई बहुत बड़ा टूटन हुआ हो। बात यह था कि जो सपोर्ट वोट मायावती को या गैर चमार गैर जाटो वोट का समर्थन था,
वह मायावती में विश्वास नहीं पैदा किया। और यह केवल इसी चुनाव की परिघटना नहीं, इसके पहले के भी चुनाव में था। जरूर परसेंटेज वाइज जिसको जैसे वो कैंडिडेट देते थे, इतना पोलराइज नहीं होता था, तो कैंडिडेट आधारित, जाति आधारित 4-5-7% उनका ऐड हो जाता था, जो इस बार नहीं ऐड हो पाया मायावती। तो मैं ये महसूस करता हूं कि ये जो बीजेपी का कुछ गठबंधन का वोट बढ़ा है, यह गठबंधन के वोट में कांग्रेस से भी उधर शिफ्टिंग हुई। केवल मायावती की ही शिफ्टिंग नहीं है, कांग्रेस से भी, क्योंकि कांग्रेस को लगभग 7% पिछले चुनाव में मिला था। इस बार कांग्रेस 2.5-3% पर टिक गई। तो मैं ये समझता हूं कि ये सब मिला जुला के जो नया ट्रेंड है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन राइज कर रही है, उसमें जो बात है कि अगर यह जो लिबरल इकोनॉमी ने सामाजिक असंतुलन, आर्थिक दरिद्रता और असमानता पैदा की है, इसको अगर नेशनल एजेंडा बनाया जाए, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश लोग सामान्य बात न करके, क्योंकि अखिलेश तय ही नहीं कर पाए कि उनकी दिशा क्या है। कभी परशुराम के फावड़े को लेके खड़े होते थे, कभी वो मैं बैकवर्ड हूं इसकी बात करते थे, और कभी बेरोजगारी और इन प्रश्नों को उठाते थे। तो उनकी एक दिशा ही नहीं तय हुई। और बावजूद इसके यह जो चालक शक्ति 10-12-15% की थी, जिसका गुस्सा था, उसने इस गठबंधन को 36% तक पहुंचाया। मैं यह भी नहीं मानता हूं कि किसान आंदोलन के ने कोई प्रभाव नहीं डाला। अगर किसान आंदोलन नहीं खड़ा हुआ होता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इतना अगर प्रभावी किसान आंदोलन न होता, तो इन लोगों का कहीं अता पता भी वातावरण बनाने में नहीं बन पाया। तो ये दो बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 3 बिंदु है ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आने वाले दिनों में भी महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। उसमें किसान प्रश्न है, उसमें यूथ प्रश्न है, और उसमें ये जो पेंशन का प्रश्न है, साथ ही साथ जो वर्किंग क्लास है उसकी जो विपन्नता और उसके ऊपर जो अधिकार के हमले हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यह ऐसी डिमांड कर रहा है कि ग्लोबल कैपिटल और कारपोरेट के हमले के खिलाफ ये दल बोलें। लेकिन आज जो दिक्कत है, ये दल इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनकी वर्गीय सीमाएं उजागर हो रही हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि मोदी इनविंसिबल है या उन्होंने एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर दिया। इस तरह का तो मैं बचपन से ही देखता रहा हूं। मजूरी के बाद एक अजूरी और अनाज दे दिया जाता था, तो उससे जो काम करने वाला है वो खुश हो जाता था। वो नहीं देखता था कि मजूरी कितनी मिली है, और एक अजूरी जो ज्यादा उठा के उन्होंने दे दिया। एक अजूरी माने आप समझिए कि दोनों हाथ में जितना अनाज आया आपके, उसमें उसको आपने दे दिया। इसलिए मैं इसी परंपरा को मैं देखता हूं। नागरिकों का इतना अमानवीकरण हुआ है और अभी नागरिक बोध नहीं पैदा हुआ है, तो यह प्रवृत्ति ये लोग चाहते हैं कि लोगों को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जिसमें कुछ उनको दे करके खुश किया जाए। लेकिन यह डिसाइसिव फैक्टर नहीं, जो कोलिशन है, और यह कोई डिसाइसिव फैक्टर नहीं मैं मानता। डिसाइसिव फैक्टर है कि जो न्यू लिबरल इकोनॉमी थी, उसके जो कुप्रभाव थे खेती में, किसानी में, रोजगार में, उद्योग में, इन प्रश्नों पर अगर अखिलेश और जैन मजबूती से खड़े होते, ये लोग की जो पूरी भाषा और बोली थी उसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं थी। हर चीज टच करो और कहो कि हम आ रहे हैं सरकार। वो महज इसलिए, अदरवाइज ये 10% 12% का गैप ठीक से अगर आर्टिकुलेट किया गया होता, जमीनी मुद्दों को अगर उठाया गया होता, तो यह बहुत बड़ा गैप नहीं था, उसको पूरा किया जा सकता है। तो जवाबदेही मैं नहीं समझता उन फोर्सेस का है जो बीजेपी से टकरा रही। अगर पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन नहीं हुआ तो उसकी जवाबदेही गठबंधन की है, विपक्ष की ताकतों की है। और जैसे प्रियंका गांधी वगैरह ने, राहुल गांधी जरूर बीच बीच में कुछ पॉलिसी मैटर उठाते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि वो ग्लोबल कैपिटल से टकराने की बात करते हो, कारपोरेट से टकराने की बात करते हो,
कारपोरेट में कुछ परिवारों पर जरूर हमला होना भी चाहिए, लेकिन आप पॉलिसी लेवल पर क्या पैराडाइम शिफ्ट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जो लोग पैराडाइम शिफ्ट की वकालत नहीं करते, आज इसीलिए अगर देश के पैमाने पर एक अगर नेशनल ब्लॉक बना के पैराडाइम शिफ्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी की जाए और सोशल जस्टिस के इशू को, राज्य के जो स्वायत्ता के इशू को उठाया जाए, तो मैं समझता हूं कि 2024 में निराश होने जैसी कोई जगह नहीं है और राजनीतिक दिशा में इस पर काम किए जाने की जरूरत है। जैसे पेंशन के प्रश्न को, रोजगार के प्रश्न को, रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के प्रश्न को, जब तक यह नहीं होता है तब तक बेकारी के प्रश्न को, बेकारी भत्ता देने के प्रश्न को, खेती में एमएसपी करने को, उसका मूल्य तय करने के लिए लागत मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के प्रश्न को, और जो औद्योगिक उत्पाद हैं जैसे उनका मूल्य तय होता है वैसे खेती के मूल्य को तय करने की बात हो, और ग्रामीण अंचल में छोटे छोटे क्लस्टर्स बना के, गांव समूह बना के सहकारी माध्यम से उनके वितरण का प्रश्न हो, देखिएगा पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा पॉलिटिक्स का। और बीजेपी ऐसे भी हिंदुत्व के काट को उतना नहीं चला पाई जितना उसने अपने सोशल कोलिशन को मजबूत करके अखिलेश के विरुद्ध अपनी गोलबंदी किया, और उसमें उसने लॉ एंड ऑर्डर, एक बात मैं और आपसे कहता हूं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका जो मॉडल है वह मॉडल बुलडोजर बाबा का है। मैंने ये बुलडोजर बाबा डेमोक्रेसी के लिए कैसे खतरा है, संविधान के लिए कैसे खतरा है। हम भी लॉ एंड ऑर्डर के पक्ष में हैं, लेकिन वह लॉ एंड ऑर्डर पीपुल्स कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन पर। हम किसी अपराधी जगत को, लेकिन यह महज ये कहना है कि केवल मुसलमान माफियाओं को क्यों पकड़े, ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। आप भी हर जिले में देख रहे हैं माफिया सरदार हैं, हर कोई अपने ढंग से उनको सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप एक स्टैंड लेते कि माफिया किसी भी वैरायटी का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उसको हम जगह नहीं देंगे। तो उसके लिए आपको भी अपने चयन में, अपने वोट में, और यही क्या, आपके पास इतना पैसा, इतना ब्लैक मनी ऑपरेट कर रही है, इस ब्लैक मनी के सीजर की बात कहाँ है? रोजगार और खेती के लिए बड़े कारपोरेट घरानों के ऊपर टैक्स की क्या बात है? कम से कम इतनी बात तो चुनाव का पूरा माहौल बहस का बदल जाता। मैं केवल आया हूं, आऊंगा, ये भ्रम पैदा करके आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अभी जो बहसें हैं, इन बहसों पर अभी जो 2024 को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल पॉलिटिकल ब्लॉक बनाने की जरूरत है, जिसमें सभी दलों को इन बिंदुओं पर जो सहमति है लेने की बात है। तो 2024 में कोई बहुत निराश होने की जगह नहीं मुझे लगता है, और न लाभार्थी, और इस सब सवालों पर यह बहुत चिंता करने की बात है। वेलफेयर स्कीम लागू हो, अच्छी बात है, और ये हमारे मूवमेंट का प्रोडक्ट है, यह बात बताया जाए तो जनता भी समझेगी कि इस वजह से है, ये कोई खैरात नहीं है, जनता का ही पैसा जनता को वापस किया जाता है। अखिलेश जी, ये क्या संभावना है? बहुत लोग शंका कर रहे हैं कि अब ये जो फैसला आया है चुनाव का 5 राज्यों में, उनमें 4 राज्य तो पूरे तौर पर जहां से बीजेपी जीती है, वो ये अंदाजा कर रहे हैं कि अब ये केंद्र सरकार दोबारा कृषि कानूनों को लागू करेगी, जिसे उसने पिछली बार इलेक्शन के डर की वजह से रिपील कर दिया था। इसमें कितनी संभावना है? नंबर 1। नंबर 2 कि राकेश टिकैत के ऊपर एक मुकदमा चल सकता है कि इनके भड़काने के बाद 750 लोगों की मृत्यु हुई, तो इनके ऊपर हत्या का मुकदमा भी रजिस्टर हो सकता है गैर इरादतन। ये शंकाएं निर्मूल हैं या इनमें कोई दम है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि कोई चीज उसी रूप में अभी नहीं लागू हो सकती। वो जो कानून है वह कानून को फिर वैसे ही नहीं ले आ सकते हैं। लेकिन ये बात सही है, गिद्ध दृष्टि किसानों की जमीन पर लगी हुई है कारपोरेट और ग्लोबल कैपिटल। यही वो फील्ड है जिसको अभी ये जीत नहीं पाए।
तो कोई न कोई तरीका निकालेंगे। जैसे आप देखिएगा पिछली बार इन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट को वापस किया, तो राज्यों को उन्होंने ये दे दिया अधिकार कि राज्य इस मामले को डील करें। इस तरह से ये कर सकते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह बहुत पहले से कहते रहे हैं कि राज्यों को इसे डील करने दो। कोई राज्य, जैसे मान लीजिए बिहार ही है, नीतीश डील कर रहे हैं, वैसे राज्यों के ऊपर ये अगर आप अधिकार दे देते हो तो राज्य डील करें, कुछ इस तरह से करेंगे। लेकिन उसी रूप में कोई, मैं नहीं समझता हूं कि उनका पॉलिटिकल कोई इस तरह का इनिशिएटिव होगा कि राकेश के ऊपर इतना मुकदमा दर्ज करा दें, राकेश को वो कर दें। क्योंकि बेसिक बात यह है कि राकेश वगैरह के प्रश्नों को एक सामाजिक समर्थन भी है। यह नकार करके बीजेपी अगर करना चाहती तो फिर वो तीनों कानून वापस ही क्यों करती? ये चुनाव उसमें वो पीछे क्यों हटे? चुनाव में इसीलिए पीछे हटे ना, क्योंकि उसके पीछे एक सामाजिक, आज जो वो कम से कम 40-45% जाटों का वोट पाए हैं कुछ इलाकों में, तो किसान को अगर ये संभव हो, अगर मूवमेंट इसी तरह से कंटिन्यू करता और दमन करते और काले कानून वापस किसानों के विरुद्ध जो थे न वापस किए होते, तो यह 40-45% जाटों को वोट नहीं जाता और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में भी एक उनके डिवीजन होता। इसलिए एक सामाजिक दबाव है, वो राकेश के खिलाफ, उनके खिलाफ इस तरह कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और राकेश अभी उनके लिए कोई, देखिए किसान आंदोलन ने फूंक फूंक के कदम रखा है। किसान आंदोलन जहां रहा है उन्होंने फूंक फूंक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसान आंदोलन की समझदारी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन लोगों ने फूंक फूंक के कदम रखा है, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया है। जब इन्होंने वापस ले लिया तो उन्होंने मूवमेंट को भी दूसरा स्वरूप दे दिया। तो अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अनावश्यक तनाव उस सेक्टर में ये खोले जिस सेक्टर से अभी इनको डायरेक्टली पॉलिटिकली नहीं लड़ना पड़ता। तो एक तो मैं ये समझता हूं, क्योंकि उनका अभी भी जो एजेंडा है, मैं समझता हूं कि दो बिंदुओं पर रहेगा। कांग्रेस पर उनकी हैमरिंग जारी रहेगी। दूसरा, जो सोशल मीडिया है और जो इस तरह के सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा जैसे लोग, या ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, इनको वो दमन करते रहेंगे, क्योंकि ये लोग इनका भंडाफोड़ करते हैं, बड़ा एक्सपोजर करते हैं। आप जैसे चैनल्स पर इनके अटैक विभिन्न तरीकों से होते रहेंगे। और तीसरा, इनका आम आदमी पार्टी को भी, जो मोदी अपनी स्पीच में भी बोल रहे थे, मैं आम आदमी पार्टी के प्रयोग के साथ सहमत नहीं रहा हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी कार्नर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं मीडिया में बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी को ही मोदी के खिलाफ मोदी बनाम केजरीवाल भी कहना शुरू कर दिया। हालांकि मैं नहीं समझता हूँ केजरीवाल कहीं से अभी पॉलिटिकल थ्रेट है आरएसएस और बीजेपी को। पॉलिटिकल अगर थ्रेट बनेगा तो कांग्रेस और फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस का ही, जो राज्यों के दल हैं, उन्हीं से बनेगा। और साथ ही साथ एक नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट जो सीधे सीधे इनके इकोनॉमी को हेड ऑन करेगा, जो सीधे सीधे इनके सोशल इश्यूज को हेड ऑन करेगा, उसी के ऊपर इनका दमन होगा। तो अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि टिकैत या किसान प्रश्नों को पुराने ढंग से ये डील करेंगे, टिकैत के ऊपर हमला करेंगे या किसान कानून को उसी ब्लाइंडली ले आएंगे, ऐसा मैं नहीं समझता। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि जमीन पर जो इनकी गिद्ध दृष्टि है उसको ये छोड़ने नहीं जा रहे हैं। किसी तरह से उस जमीन पर को हड़पा जाए, यह इनकी कोशिश होती रहेगी, लेकिन उसके तरीके अलग अलग। ये मेरी समझदारी। ठीक है अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल ये है कि बहुत दिनों से बहस चल रही है भारतीय राजनीति में और खासकर कांग्रेस में, और समाजवादी पार्टी ने इसको बढ़ाया है कि जो पुराना नेतृत्व है वो चुक गया है, उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई है और अब वो कुछ डिलीवर करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए नौजवानों को आना चाहिए। कांग्रेस में तो इसके बड़े प्रयोग हुए कि सारे पुराने नेताओं को साइड में किया गया और नए लड़के आए। वही अखिलेश जी के यहाँ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ
भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, वहां कोई नौजवान नेतृत्व नहीं है। वहां जो भी नेतृत्व है वो अनुभवी पुराना बुजुर्गों का नेतृत्व है, 60 साल से ऊपर के लोगों का नेतृत्व है हर जगह। तो मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि क्या नौजवानों को देश का भविष्य मान करके उनके हाथ में फैसले देना सही कदम है, या जो अनुभवी और तपे तपाए जिन्होंने देश की रवायत देखी है, देश के संघर्ष देखे हैं, उन लोगों को नेतृत्व से हटाना गलत चीज है? उस पर आने के पहले मैं 2 मिनट दो शब्द और कहना चाहता हूं। जी। देखिए, किसान आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में मेरा ये कहना, किसान आंदोलन को अपना एजेंडा भी केवल उसको ट्रेड यूनियन पैटर्न पर किसान आंदोलन को आप नहीं चला सकते। ये मैं बराबर किसान आंदोलन के नेताओं से भी, उनसे भी ये मैं कहता रहा हूं कि आपको किसान आंदोलन की पॉलिटिकल इकोनॉमी जो आप अपने लाक्षणिक भाषणों में कहते हैं, जैसे कंपनी राज, तो आपको साफ साफ कहना चाहिए कि ये किसान आंदोलन जो कारपोरेट का और ग्लोबल कैपिटल का हमला है, इसके विरुद्ध जो नीतिगत एक पहलू लेके आ रहा है किसान आंदोलन, उसके साथ खड़ा होगा। केवल बीजेपी हराओ तक नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में अगर कोई इस सवाल पर हम प्रेशर बनाते, इसी गठबंधन का, सपा गठबंधन पर भी प्रेशर बनाते कि भाई जनरल बातें मत करो, महज जनरल बातें कि हमारी सरकार आ रही है, अखिलेश की सरकार आ रही है, इससे काम नहीं चलेगा। आप साफ साफ बताओ, जैसा कि युवा मंच जैसे यूथ संगठनों ने उठाया, उन्होंने कहा कि अखिलेश बताएं कि नीति क्या है उनकी। अगर उनको उत्साह पैदा किया होता तो ये जो आपका एवरेज 60% वोट है, ये 70-75% पे जाता, किसान भी एक नया उत्साह पैदा। तो किसान आंदोलन देखिए, अब नए सिरे से उसको फिर खड़ा होना है। चुनाव हो गया, एक समाज उन्होंने संयुक्त मोर्चा पंजाब में बना लिया। अब वो संयुक्त समाज मोर्चा जो पंजाब में बना, वो उसको वोट नहीं मिला, बड़ी बुरी फजीहत रही। लेकिन मैं पूछता हूं, मैं ये जानता हूं, अमूमन वहां का जो रीढ़ था आंदोलन का, वो नक्सल मूवमेंट का था, और वो छोटे छोटे समूह वहां एक भी आंदोलन में रहे हैं, चाहे जोगेंद्र सिंह हो, चाहे दर्शन पाल हो, ये जितने लोग, इन लोगों ने कहा कि साहब हम लोग चुनाव में हमारा दल किसी को समझ, लेकिन वोट तो पड़ा, वहां कोई बहिष्कार तो नहीं हुआ, जनता जिसको देना चाहे। तो जाहिरा तौर पर कांग्रेस और भाजपा के विरुद्ध जो गुस्सा था लोगों का, वो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया। मालवा हो, माझा हो, दोआब तक भी फैल गया, क्योंकि किसान आंदोलन वहां जमीनी स्तर पर पूरे पंजाब में चला गया। और जिसका फायदा बीजेपी से कांग्रेस से लड़ के या नेशनल लेवल पर बीजेपी के खिलाफ अपने मॉडल को प्रचार करके, ये गुजरात मॉडल विरुद्ध दिल्ली मॉडल है। दिल्ली मॉडल को तो हम लोगों ने देखा है, कुछ गवर्नेंस हुई होंगी, लेकिन कोरोना पीरियड में तो हमने देखा है कि वो मॉडल कैसे ऑपरेट किया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एक फॉल्सिफिकेशन ट्रुथ का हुआ है, इसको फायदा उठा के आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपनी सरकार बनाई। किसान आंदोलन को एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के बतौर खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो किसान आंदोलन ने नहीं किया। और मैं बराबर ये कह रहा हूं, और यह वास्तव में इस लिगेसी में है, जो नक्सल मूवमेंट की लिगेसी है ना, उस लिगेसी में पहलू है कि हमको राज्य सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करना, वहां से क्या होगा, नई राज सत्ता बनाना है। कुछ लोग अभी भी उसी भ्रम और उसी दिशा में रहते हैं। तो किसान आंदोलन भी इस विचार से प्रभावित हुआ, नहीं तो एक किसान ताकत खुद न लड़ते किसान संगठन, लेकिन ऐसी राजनीतिक शक्तियों को फोर फ्रंट पर ले आते और अपना एजेंडा पेश करते, तो कम से कम आम आदमी पार्टी जैसे दल के छलावे में वहां जनता न जाती कि बान बान पर सीट उनको दे देती, क्योंकि ये कोई बहुत बेटर कर देंगे, पॉलिसी मैटर पर आम आदमी पार्टी बोलती ही नहीं। लफाजी करना और गवर्नेंस को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, तो ये किसान आंदोलन की सीमाएं। किसान आंदोलन को नए सिरे से इन प्रश्नों पर इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, सोचना होगा। क्योंकि मैं उसी प्रैक्टिस में काम करता हूं, तो मैं कहता हूं, जहां तक बुजुर्ग लीडरशिप और नई लीडरशिप की बात है, तो मैं ये कह रहा हूं कि दल कौन से हैं? दल वही हैं,
कल्चर वही है, उसमें नई लीडरशिप ले आके क्या करिएगा। हमने ये सुना है कि एक बात हो रही थी कि प्रकाश करात बहुत ही रिजिड है, कंजर्वेटिव है। सीताराम येचुरी अगर जनरल सेक्रेटरी हो जाएंगे तो पूरा परिदृश्य वाम मूवमेंट का बदल जाए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सीताराम येचुरी के आने के बाद कौन सा परिदृश्य बदला मेरी नजर में नहीं आता है। बंगाल का डिबैकल हुआ चारों तरफ, आज ये हालत हो गई कि उत्तर प्रदेश में वामपंथी दलों को कोई पूछने वाला नहीं था, कहीं कोई बहस ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सवाल ये नहीं है कि युवा लीडरशिप है या वह लीडरशिप बुजुर्ग लीडरशिप है। सवाल इस बात का है कि उस लीडरशिप का सांगठनिक दिशा क्या है, उसका एजेंडा क्या है, और उसको लागू करने के लिए प्रैक्टिस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं तो ये खारिज ये यूथ को ले आने की बात हो रही है ना, यूथ को रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है। ये रिप्लेसमेंट की बात कहां से आ रही है। अगर कोई बुजुर्ग है, वो ज्यादा स्पिरिटेड है, ज्यादा पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, ज्यादा पॉलिटिकली वो एक्टिव है, तो उस बुजुर्ग को हटा के आप एक यंग को ले आ दीजिए जो सुबह शाम ब्यूरोक्रेट की तरह पार्टी चलाता हो और शाम को आकर के बैडमिंटन खेलता हो, जनता से संपर्क टूट गया हो। तो आप कहिए अखिलेश मुलायम से बेहतर है क्योंकि इन्होंने 36% बना दिया, तो मजाक है। मुलायम से हमारी पूरी असहमति है, लेकिन मुलायम की जो कार्यशैली थी वो अखिलेश की कार्यशैली नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बहुत सारा नया यूथ आया है, बहुत सारे दलों में मैं आया है, इसका पूरा दिमाग टेक्निकली चलता है। वो सोचता है कि यहाँ से इसको जोड़ देंगे, डिजिटल है, ये है, वो है। वो इंडियन रियलिटी को परसीव ही नहीं कर पाता। तो मैं ये कह रहा हूँ यूथ बने, यंग लीडरशिप, बुजुर्ग लीडरशिप, ये अनावश्यक किस्म का एक डिवीजन किया जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, यूथ है, लीडर है, उसको आप ले आइए। ये तो बीजेपी ने शुरू कर दिया कि ये दिखाने के लिए कि आडवाणी अब बुजुर्ग हो गए हैं, मोदी क्या 75 के बाद छोड़ देंगे राजनीति। मैं समझता हूँ नहीं नहीं, सुनिए, ये आडवाणी मोदी का सवाल नहीं है, ये एक सिद्धांत का सवाल है, जिस सिद्धांत ने कांग्रेस के सारे बुजुर्ग नेताओं को किनारे बैठा दिया और नए लोग जिनका किसी आंदोलन से कोई अनुभव नहीं था, सिर्फ उम्र में नए थे और जो अच्छी अंग्रेजी डिक्शनरी वाली बोलते थे, उनको लीडरशिप में ले आए। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो हैं इस समय, उन दोनों की जो 7 लोग हैं, उनका काम करने वाले या उनकी लीडरशिप को इस्टेब्लिश करने वाले, वो सारे लोग नौजवान हैं। नतीजा ये कि कांग्रेस की भीतर ही उनको लेके बहुत असंतोष है और उनके अपने फैसले तो बहुत ही माशाल्लाह होते ही हैं। और यही अखिलेश के यहाँ है। अखिलेश के जो सलाहकार हैं, उनमें एक भी पुराना नहीं है। जो समाजवादी पार्टी कैसे बनी, कैसे बढ़ी, क्या संघर्ष हुए, या मुलायम सिंह ने कैसे दूसरे लोगों को साधा, अपने साथ इतना बड़ा जमावड़ा जोड़ा, इन सब के बारे में जो नहीं जानते हैं वो अखिलेश जी के सलाहकार हैं। इसलिए इस संदर्भ में मैं ये कह रहा नहीं, अभी भी देखिए वहां राजेंद्र चौधरी जैसे लोग हैं, मैं जानता हूं कि वो बेचारे अपने ढंग से, चूंकि वो पॉलिटिकल एलिमेंट हैं, पूरा जीवन उन्होंने भी जैसे हम लोगों ने दिया है, मोर और लेस उनका भी जीवन सत्ता पक्ष में रहते हुए ही संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल खास तौर बिल्कुल पर वहां हैं वो कुछ लोग ऐसे हैं, वो ओल्ड लिगेसी है समाजवादी पार्टी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना जब आडवाणी को हटा करके मोदी को स्थापित किया गया। लेकिन जी। यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। कांग्रेस की कहानी अलग है। कांग्रेस में जो बुजुर्ग हैं और यंग हैं, उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका डायमेंशन अलग है। क्योंकि कांग्रेस कि यह एक परंपरा है कि कांग्रेस को सबसे बड़ा डर है कि अगर इस परिवार को हटा देते हो तो जो कुछ भी है वह भी बिखर जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के बाद किसी प्रिंसिपल पर तो खड़ा होकर लड़ाई नहीं लड़ी। और यह जितनी अभी लीडरशिप लड़ रही है, आप भी इस पर ध्यान दीजिए, जो बुजुर्ग के दायरे में आके लड़ने की बात कर रहे हैं,
ये जितने बुजुर्ग हैं ये संजय गांधी ब्रिगेड के अधिकांश प्रोडक्ट हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। गुलाम नबी आजाद से लेके जितने लोग हैं, इनकी भी अगर आप हिस्ट्री देखिए तो ये सब लोग किसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के प्रोडक्ट नहीं है। ये ममता बनर्जी भी वही दौर है जब जयप्रकाश जी की गाड़ी पर खड़े होके डांस कर रही थी इमरजेंसी में, जो मैंने पढ़ा है। तो ये कांग्रेस का ही जो विभिन्न कल्चर रहा है, आज जो लोग कंटेंट कर रहे हैं अलग होके या कांग्रेस में रह के, वो किसी इस बात को नहीं कह रहे हैं कि आज कांग्रेस को कैसे रीइन्वेंट किया जाए और कांग्रेस ने जो 91 में गलतियां की हैं उसमें सुधार किया जाए और फिर कैसे गांधीयन जो ट्रेडिशन रहा है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। ये बहस मैं नहीं सुनता हूं। पंडित नेहरू की जो इकोनॉमी की जो समझ थी, फॉरेन पॉलिसी की जो समझ थी, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये मैं बहस नहीं समझता हूँ। वहां एक संगठन के चुनाव की बात है, ठीक है, संगठन उनका मामला है, आंतरिक मामला है, कैसे चुनेंगे, रहेंगे, कांग्रेस रहेगी कि खत्म हो जाएगी, वो एक अलग विषय। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं इस पर कोई बहुत परेशान नहीं हूं कि कांग्रेस डिसइंटीग्रेट हो रही कि कांग्रेस मजबूत हो रही। मेरे सामने एक ऐसे पॉलिटिकल फॉर्मेशन को कोलिशन की जरूरत है जो ग्लोबल कैपिटल ने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस पैदा किया है, फेडरलिज्म को कमी किया है। इसको ठीक करने के लिए, एक नेशनल नैरेटिव बनाने के लिए, एक नेशनल एजेंडा बनाने के लिए, जहां भी जिस भी दल में लोग हैं, जिस भी मूवमेंट में लोग हैं, चाहे वो सामाजिक आंदोलन के मूवमेंट में हो, सोशल मूवमेंट में हो, किसान मूवमेंट में हो, मैं इस बात के लिए जिस तरह की चुनौती ग्लोबल कैपिटल और कारपोरेट ने वाया आरएसएस, हिंदुत्व और कारपोरेट के अलायंस ने पैदा किया है, उससे निपटने की आज राष्ट्रीय विमर्श की जरूरत है। और उस राष्ट्रीय विमर्श को विमर्श के ही लेवल पर नहीं रखना है, उसको एक्शन में ट्रांसलेट करने की जरूरत है। यह मैं समझता हूं कि आज का मौजूद विषय है जिस पर काम किया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का चुनाव ये कहता है कि अगर अखिलेश लिबरल इकोनॉमी और सोशल इनजस्टिस के सवाल को एड्रेस किए होते तो आज उत्तर प्रदेश में जो उनको 36% पर टिकना पड़ा वो आगे बढ़ गए होते और भाजपा का जो अभी जिन जैसे बहुत सारे जिलों में सफाया हो गया, गाजीपुर, आजमगढ़ जैसे जिलों में, वैसी स्थिति न भी बनती तो बीजेपी की सरकार बनना संभव नहीं था। और यह जनता का गुस्सा ही था जो अखिलेश को ले जाके 36 पर खड़ा कर दिया और 100 पार कर दिया इन लोगों को। अगर पुरानी स्थिति में लोग रहे होते, किसान मूवमेंट न होता, यूथ का अनरेस्ट न होता, पॉलिसी न होती, तो शायद इस 100 का भी आंकड़ा पूरा नहीं करते, जहां रहते वहीं रह जाते। ये मैं समझता हूँ आज की जरूरत यही है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि हमने जो विश्लेषणों की श्रृंखला प्रारंभ की है उसमें अखिलेंद्र जी आज पहले वक्ता हैं जिन्होंने सारी स्थिति का विश्लेषण किया। आप कमेंट जरूर कीजिए कि इनके कथन से आप सहमत हैं और हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, अखिलेश जी को भी बुलाते रहेंगे। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बधाई देते हैं कि आपने आज इस विश्लेषण की शुरुआत की और ये विश्लेषण अपने आप में काफी प्रभावी विश्लेषण है। नमस्कार।